स्वागत है द वॉइस टीवी में। मैं हूं आपके साथ आयुषी। यौन शोषण, छेड़छाड़, धर्म परिवर्तन के प्रयास। महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की एक बीपीओ इकाई में हुई उत्पीड़न की घटना ने कई चौंकाने वाले भयावह खुलासे किए हैं। अब यह बात सामने आई है कि बार बार शिकायतें दर्ज किए जाने के बावजूद कुछ रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कम से कम 70 शिकायतें दर्ज की गई है। अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया है और कुछ मामले में तो पीड़ितों को अपनी शिकायत वापस लेने का निर्देश भी दिया गया। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, एक प्रासंगिक सवाल पूछा जा रहा है, क्या टीसीएस ने पीओएसएच अधिनियम 2013 का उल्लंघन किया है, जो 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था। सबसे पहले जानते हैं पूरा मामला। टीसीएस नासिक का केस क्या है। टीसीएस नासिक के कई महिला कर्मचारियों ने अपने पुरुष सहकर्मियों के द्वारा एचआर मुस्लिम की मदद से लगातार सेक्सुअल हरासमेंट और मुस्लिम धार्मिक गतिविधि में शामिल होने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। दूसरा, जब पुलिस तक यह बात पहुंची तब उसने कुछ महिला पुलिसकर्मियों को अंडरकवर ऑपरेशन में तैनात किया। महिला कर्मचारियों की शिकायतों और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कई एफआईआर दर्ज की गई। मार्च से अप्रैल के बीच कम से कम 9 शिकायतें दर्ज की गई है। इस मामले में टीसीएस की टीम लीडरों समेत कई कर्मचारी और सीनियर एचआर अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। शिकायत करने वाली ज्यादातर महिला कर्मचारी युवा हैं और उन्होंने ही एक ही समय पहले करियर शुरू किया था। जांच में ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि इन कर्मचारियों को एक सोची समझी साजिश के तहत नौकरी दी गई। यह मामला सबसे पहले 25 मार्च को सामने आया, जब टीसीएस की एक महिला कर्मचारी ने नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में पहली शिकायत दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में उन्होंने कंपनी के एक पुरुष कर्मचारी पर कई बार यौन शोषण और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2022 से 3 सहकर्मियों, जिनमें एक महिला भी शामिल है, ने कई मौकों पर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाई है। इसके बाद अन्य कर्मचारियों ने भी आगे आकर अपनी शिकायतें दर्ज करवाई, जिनमें से कुछ ने आरोप लगाया है कि उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की गई है। महिला कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में बिना सहमति के छूना, अश्लील टिप्पणियां, शारीरिक अपमान, पीछा करना, कंपनी परिसर में बार बार उत्पीड़न और अवांछित प्रस्ताव जैसी शिकायतें भी शामिल है। पीड़ितों में से एक ने मानव संसाधन विभाग की लापरवाही को भी उजागर किया है। एचआर मैनेजर निदा खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने कथित तौर पर उत्पीड़न और मारपीट की घटनाओं से संबंधित ईमेल पर कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने अपनी एफआईआर में कहा कि सुधारात्मक कदम उठाने के बजाय एचआर अधिकारी ने मुझे शांत रहने को कहा, क्योंकि इस तरह के कुछ इशारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्य संस्कृति में आम बात है। अब ध्यान देना होगा पीओएसएच अधिनियम की ओर। जहां एक और पुलिस टीएस मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए हैं, वही आईटी क्षेत्र में कर्मचारियों के संगठन नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाइज एंड सीनेट ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से टीसीएस ने पीओएसएच अनुपाल का विस्तृत ऑडिट करने की मांग की है और महाराष्ट्र में तकनीकी और आईटीएस कंपनियों, विशेष रूप से बड़े बहुराष्ट्रीय संगठनों में व्यापक राज्य स्तरीय ऑडिट की वकालत है। सोमवार 13 अप्रैल को भेजे गए एक पत्र में संस्था ने मंत्रालय से एक व्यापक और समयबद्ध लेखा परीक्षा और निरीक्षण का निर्देश देकर तत्काल और निर्णायक कार्यवाही करने का आग्रह किया। इस देश के कर्मचारी आईटी क्षेत्र में विकास और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। वे ऐसे कार्यस्थलों के हकदार हैं जो सुरक्षित, सम्मानजनक और कानून के अनुरूप हो। एनआईटीईएस ने लिखा कि इसमें आगे कहा गया कि इसलिए हम मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले को अत्यंत गंभीरता और तत्परता से ले, न केवल वर्तमान मामले का समाधान करे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि देश में कहीं भी ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन भारत में कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से बचाने वाला पीओएसएच अधिनियम वास्तव में क्या है? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, जिसे आमतौर पर पीओएसएच अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 2013 में यह पारित किया गया था। यह कानून यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायत और जांच की प्रक्रियाओं तथा की जाने वाली कार्यवाही को निर्धारित करता है। इससे विशाखा दिशा निर्देशा का विस्तार किया जाता है। 1997 से पहले ये लागू था। कानून के अनुसार कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित व्यवहार शामिल है: शारीरिक संपर्क और यौन संबंध बनाने का प्रयास, यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, यौन संबंधी टिप्पणियां, अश्लील सामग्री दिखाना, यौन प्रकृति का कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण।
अधिनियम में इस प्रकार की शिकायतें दर्ज करने और उनसे निपटने की प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। कानून में ये भी अनिवार्य है कि प्रत्येक नियोक्ता को अपने प्रत्येक कार्यालय या शाखा में, जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हो, एक आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी का गठन करना होगा। पॉस के अनुसार शिकायत आईसीसी तक पहुंचने पर उसे या तो उत्पीड़न की शिकायत पुलिस को भेजनी होती है या 90 दिनों के भीतर पूरी होने वाली जांच शुरू करनी होती है। आईसीसी के पास किसी भी व्यक्ति को शपथ पर तलब करने और उससे पूछताछ करने तथा दस्तावेजों की खोज करने और प्रस्तुति की मांग करने के संबंध में दीवानी न्यायालय के समान अधिकार होते हैं। जांच पूरी होने पर आईसीसी को 10 दिनों के भीतर नियोक्ता को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देनी होती है। यह रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध करवाई जाती है। पीओएसएच अधिनियम के तहत यदि उत्पीड़न के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आईसीसी नियोक्ता को कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने की सिफारिश करेगा। ये नियम कंपनी के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। यदि पीड़ित महिला या प्रतिवादी संतुष्ट नहीं है तो वे 90 दिनों के भीतर अदालत में अपील कर सकते हैं। उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि टीसीएस नासिक में उत्पीड़न का मामला पीओएसएच अधिनियम के उल्लंघन का एक प्रमुख उदाहरण है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ईश्वेंद्र पाल सिंह सग्गू ने रिपब्लिक मीडिया को बताया कि टीसीएस नासिक मामले में उत्पन्न हालिया आरोप कार्यस्थल पर होने वाले एकमात्र विवाद से कहीं अधिक गंभीर मुद्दे उठाता है और पीओएसएच अधिनियम 2013 के तहत संस्थागत जवाबदेही, संवैधानिक अधिकारों और आपराधिक दायित्व से संबंधित गंभीर प्रश्न उठाते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि ईमेल, आंतरिक चैट और शिकायतों को आगे बढ़ाने के माध्यम से वर्षों तक बार बार शिकायत की गई, लेकिन कथित तौर पर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह अधिनियम की धारा 4, 9, 11, 13 और 19 के संभावित उल्लंघन की ओर इशारा करता है। इसी के बाद यह टीसीएस नासिक ने जबरन धर्मांतरण का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिका में नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के दफ्तर में महिला कर्मचारी के साथ हुए कथित हरासमेंट और धर्मांतरण की शिकायतें की गई है और इसे जबरन धर्मांतरण की भयावह समस्या से जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह जबरन या धोखे से किए जा रहे धर्मांतरण को गंभीर राष्ट्रीय समस्या के तौर पर देखे। याचिकाकर्ता के अनुसार इस तरह का काम आतंकवादी कृत्य और भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका वकील अश्विन उपाध्याय ने डाली है। उन्होंने इस घटना को एक व्यापक पैटर्न के तौर पर देखने की मांग की है, जो कि सिर्फ नासिक टीसीएस तक सीमित नहीं है। याचिकाकर्ता की दलील है कि संगठित धर्मांतरण निजी बुरे कर्मों से कहीं ज्यादा खतरनाक है और यह सामाजिक ताने बाने को तबाह कर सकता है। नासिक में पढ़े लिखे मैनेजर, इंजीनियर, सेल्स ऑफिसर्स बाकायदा धर्मांतरण करा रहे थे, लफ्ज जिहाद कर रहे थे। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया है और तत्काल धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग किया है। लफ्ज जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें, लफ्ज जिहाद धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें, लफ्ज जिहाद धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करें और लफ्ज जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करें, जिससे लफ्ज जिहाद करने वाले धर्मांतरण कराने वालों पे एनसीए और यूएपीए भी लग सके और लफ्ज जिहाद और धर्मांतरण करने वालों पे और कराने वालों पे बीएनएस का सेक्शन 111, 113, 147 और 152 भी लगाया जा सके, यानी ऑर्गेनाइज क्राइम की भी धारा लगे, एक्ट ऑफ टेररिज्म की भी धारा लगे, वेजिंग वॉर की भी धारा लगे और जो संप्रभुता के लिए खतरा है सेक्शन 152 वो भी धारा लगाई जा सके। जिस दिन लफ्ज जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाएगी, इनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास और फांसी की सजा मिलना शुरू हो जाएगी, उस दिन लफ्ज जिहाद धर्मांतरण रुक जाएगा। और अगर लफ्ज जिहाद धर्मांतरण नहीं रुका तो भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी, भारत की संस्कृति बदल जाएगी, भारत के त्यौहार, भारत के विचार बदल जाएंगे और हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ याचिका की मूल बातें। याचिका में दावा किया जाता है कि जबरन और धोखे से किया जाने वाला धर्मांतरण भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 के तहत परिभाषा आतंकवादी कृत्य के दायरे में आता है। याचिका के अनुसार इस तरह का धर्मांतरण संगठित रूप से किया जा रहा है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार को ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। याचिका में इसे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, देश के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध, गैर कानूनी कृत्य और राष्ट्र सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। इसलिए याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे धर्मांतरण के मामलों से निपटने के लिए स्पेशल कोर्ट गठित करने और सजा के प्रावधानों को सिलसिलावेरा रखने, न कि इकट्ठे चलने वाली रखने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। इस खबर के आगे के अपडेट्स के लिए बना रहिए द वॉइस टीवी के साथ।